राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला क्या है कि नए चुनावों के बाद, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नए चुनावों के बाद भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारें, तेलंगाना में कांग्रेस व मिजोरम में स्थानीय दल की सरकारें बरकरार रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम सहित 5 राज्यों में अक्टूबर से नवंबर 2023 में अलग अलग चरणों में संपन्न विधानसभाई चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज़्यादा मजबूत की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए परीक्षण के तौर पर माने जा रहे इन चुनावों ने उत्तर के 3 चुनावी राज्य कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा है। जबकि भाजपा ने मजबूती दिखाते हुए राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सत्ता से विस्थापित कर सरकार बनाने में सफल प्राप्ति की है तथा मध्य प्रदेश में पहले से ही अधिक मजबूती के साथ सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जिसका नाम बाद में भारत राष्ट्र समिति BHRS हो गया है, की सरकार की विस्थापित कर कांग्रेस ने सरकार का गठन जहां किया है, वहीं मिजोरम में भी सत्ता परिवर्तन इस चुनाव से हुआ है। तो देखिए राजस्थान में कौन बने हैं, राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों में से 199 के लिए मतदान 23 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। श्री गंगानगर में हुआ। राजस्थान विधानसभा में दलगत स्थिति क्या है, उसका एक यहाँ पे रिपोर्ट है, देखते हैं हम लोग। देखिए पार्टी कौन है और वर्ष भी यहाँ पे दिया है, 2018 में क्या पोजीशन, 2023 में क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी 2018 में 73 था, इस बार जो है 115 प्राप्त किया है। कांग्रेस 2018 में 100 था, जबकि कांग्रेस 2023 में कितना हो गया, इसका 69 हो गया। और राष्ट्रीय लोक दल 1 था, 2023 में इसको कुछ नहीं मिला। भारतीय आदिवासी पार्टी को 2018 में 2 था, लेकिन 23 में 3। बहुमत बहुजन समाज पार्टी 2018 में 6 था, 2023 में मात्र 2। और अन्य जो है 2018 में 5 था, लेकिन कि 2023 में 2 ही प्राप्त किया। और निर्दलीय से 13 को 2018 में था, अब किधर सिर्फ और सिर्फ 8। तो टोटल 200 सीट था, जिसमें 199 ही सीट पर हुआ है, एक सीट पर चुनाव स्थगित रहा है। तो यहाँ पे देख सकते भजन लाल शर्मा जो है अभी वर्तमान में क्या बने हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री। इस सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जो एक सीट है जहां पे मात्र 199 सीट पे हुआ है, जो 200 पे होने वाला था, एक सीट को स्थगित कर दिया क्योंकि वहां पे क्या प्रत्याशी का निधन होने के कारण वहां पे चुनाव स्थगित कर दिया गया। जिसमें से 115 सीटों पर विजयी भाजपा ने दर्ज की, जो पिछले 2018 के चुनाव की तुलना में 42 सीटों का लाभ दर्शाता है। कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 से घटकर 69 इस चुनाव में रह गई है। बहुजन समाज पार्टी 184 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 2 प्रत्याशी ही विजयी रहे। विधानसभा में विभिन्न दलों की उपयुक्त स्थिति देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने ही नई सरकार का गठन वहां पे किया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम का एक यहाँ पे दृश्य है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं यहाँ पे बहुमत कितना प्राप्त किया है बीजेपी ने। टोटल 117 सीट, टोटल 230 सीटें पे हुआ था, जिसमें बहुमत हासिल 116 पे था। बीजेपी ने कितना बहुमत से भी ज़्यादा, मतलब 163 सीटें वहाँ पे प्राप्त किया है बीजेपी ने। और राजस्थान में भी देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 101 बहुमत चाहिए, जिसमें बीजेपी को 115 सीटें हासिल हुआ है, कितना में, 199 सीटों में। तेलंगाना में क्या रहा है, तेलंगाना में भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुमत चाहिए 60, टोटल 119 सीट पे हुआ है, जिसमें कांग्रेस 64 प्राप्त किया है और बहुमत मात्र 60 चाहिए होता। छत्तीसगढ़ में बहुमत 46 चाहिए, टोटल 90 सीटों पे हुआ है, जिसमें बीजेपी 54 हासिल किया है।
पार्टी हाईकमान की संसद पर पसंद पर जो है पार्टी हाईकमान की पसंद पर इस बार पहली बार ही विधायक बने श्री भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता 12 दिसंबर 2023 को जयपुर में विधायक दल की बैठक में चुना गया। विभिन्न जातिगत समीकरणों एवं पहलुओं पर विचार के बाद पार्टी जो है आला 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 कमान पार्टी आला कमान ने सांगानेर से विधायक तथा पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जो है 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ग्रहण कराई है। अब आते हैं मध्य प्रदेश को देखते। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को एक ही चरण में कराया गया। सभी 200 सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को हुई। मोदी लहर के चलते पहले से ही अधिक शक्ति के साथ भाजपा ने सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। भाजपा ने वहां पे 163 सीटों के साथ सत्ता में वापसी 2023 के चुनाव में की। कांग्रेस जिसमें 114 सीटें जीतकर थोड़े ही समय के लिए सरकार का गठन दिसंबर 2018 में किया था, इस बार 66 पर ही सिमट कर रह गया है। इसके अतिरिक्त नई भारत आदिवासी पार्टी को ही एक सीट इस चुनाव में मिली है। बसपा व उसकी सहयोगी पार्टी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व समाजवादी पार्टी को कोई सीट इस चुनाव में नहीं प्राप्त हुआ है। जनता दल, माकपा, भाकपा, आज़ाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पत्ता भी एक चुनाव का साफ रहा है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे ग्रहण किए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में दलगत स्थिति यहाँ पे क्या रहा है देखिए। वर्ष पार्टी और वर्ष यहाँ पे दिया है 2018 और 2023 का। भारतीय जनता पार्टी 2018 में 109 सीटें हासिल किया था, जबकि 2023 में कितना 163 सीटें हासिल किया है। कांग्रेस 2018 में 114 सीटें हासिल किया था, इस बार मात्र 66 सीटें हासिल कर पाया है। भारतीय आदिवासी पार्टी 2018 में एक भी नहीं, 2023 में एक। बसपा जो 2018 में 2 सीटें, लेकिन इस बार कोई नहीं। सपा का भी 2018 में एक था लेकिन 2023 में नहीं। निर्दलीय का 2018 में 4 था लेकिन इस बार का नहीं। टोटल कितने सीटों के लिए हुए मध्य प्रदेश में? 230 सीटों के लिए। मार्च 2020 में कांग्रेस के श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में शामिल हो जाने के कारण उनके कांग्रेस विधायक ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिए थे, जिससे श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में रह गई थी तथा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही भाजपा सरकार का गठन मार्च 2020 में वहां पे हुआ था। शिवराज सिंह चौहान 2005 से 18 तक पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। सरकार का गठन मार्च 2020 में वहां हुआ था। शिवराज सिंह चौहान 2005 से 18 तक पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। चुनाव में पहले से भी अधिक सीटें के साथ भाजपा की विजय के बाद सरकार के नेतृत्व परिवर्तन भी पार्टी आला कमान ने कराया है तथा 16 वर्ष से भी अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर उनकी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री वहां बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विधायक दल की भोपाल में 11 दिसंबर को संपन्न बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार 2013, 2018, 2023 में निर्वाचित श्री मोहन यादव को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ग्रहण कराई है। अगला आता है राज्य कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान
दो चरणों में किया गया, 7 और 17 नवंबर को क्रमशः 20 और 70 सीटों के लिए कराया गया था। सभी 90 सीटों के लिए मतगणना 3 दिसंबर 2023 को ही कराई गई। पिछले 2018 के चुनाव में केवल 15 सीटों जीतकर 5 वर्ष तक सत्ता से बाहर रह रही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 54 सीट जीतकर एक बार पुनः सत्ता में वापसी की है, जबकि पिछले चुनाव में मात्र 68 सीट हासिल कर पाया था। 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 35 सीट ही इस चुनाव में मिली है। शेष एक सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में इस बार गई है। छत्तीसगढ़ में ऋण माफी व मुफ्त शिक्षा आदि को वायदे के बाद भी विकास की मूल जरूरतों की उपेक्षाओं के घिरी कांग्रेस सरकार मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने 3 मंत्रियों को छोड़कर उप मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्रियों को पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में दलगत स्थिति क्या रही है पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष में। पार्टी पहला भारतीय जनता पार्टी 2018 में मात्र 15 सीट पे हासिल था, उसको 2023 में 54 सीट प्राप्त किया है। कांग्रेस 68 सीट प्राप्त किया था 2018 में, इस बार मात्र 35। गोंडवाना गणतंत्र का बता दी है, मात्र 1 सीट प्राप्त हुआ इस बार, पिछले साल नहीं था 2018 में। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है पिछली बार 5 सीट था, लेकिन इस बार कुछ नहीं। बसपा का पिछले बार 2 था, लेकिन इस बार कुछ नहीं। टोटल कितने सीटों पे हुआ छत्तीसगढ़ में? 90 सीटों पे हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करते हुए। यहाँ पे विधानसभा में दलों की इस स्थिति के चलते भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार का गठन वहां 13 दिसंबर 2023 को किया। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में 59 वर्षीय आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से 10 दिसंबर को रायपुर में चुना गया। 4 बार सांसद, 1 बार केंद्रीय मंत्री में 3 बार विधायक तथा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके विष्णुदेव साय राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी स्वयं के आदिवासी मुख्यमंत्री होने का दावा करते थे, किंतु उनका आदिवासी प्रमाण पत्र 4 वर्ष पहले भूपेश बघेल सरकार ने रद्द कर दिया था। इस दृष्टि से ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। अगला आता है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना होती है दोस्तों 2014 को 2 जून। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 30 नवंबर 2023 को कराया गया था। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते पिछले 2 कार्यकालों में सत्ता में रही भारत राष्ट्र समिति, पूर्व नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारी पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा तथा कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके नई सरकार का गठन वहां 7 दिसंबर 2023 को किया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BHRS, तत्काल नाम जो इसका है RTRS, ने 88 सीटों पर विजय पिछले 2018 के चुनाव में प्राप्त किया था, किंतु इस बार इसकी सीटों की संख्या मात्र 39 ही रह रही है। स्वयं KCR, जिन्होंने 2 सीटों के चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर भाजपा के प्रत्याशी से पराजित हुए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 19 ही थी, जो इस बार 64 रही। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी जनसेना पार्टी के 8 उम्मीदवारों सहित सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे।
किंतु 8 सीटों पर ही विजय प्राप्त हो सकी है। यहाँ पे एक रिपोर्ट देख सकते हैं, तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम। टोटल कितने सीटें पे हुआ है? टोटल 119 सीट पे हुआ है। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 60, जिसमें कांग्रेस ने कितना प्राप्त किया है? कांग्रेस ने प्राप्त किया 64 2023 में। यहाँ पे देख सकते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए कांग्रेस के श्री रेवंत रेड्डी, यहाँ पे श्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना विधानसभा दल जो है, दलगत स्थिति क्या है 2018 और 23 का, वो देखिए एक बार। कांग्रेस का पिछले वर्ष 19 था, इस बार 64। तेलंगाना राष्ट्र समिति पिछले वर्ष 88 था, इस बार मात्र 39 रहा है। भाजपा पिछले वर्ष 1 था, इस बार 8 हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पिछले वर्ष 7 था, इस बार भी 7 ही है। अन्य पार्टी पिछले वर्ष 3 था, इस बार 1। निर्दलीय पिछले वर्ष 1 था, लेकिन इस वर्ष कोई नहीं। विधानसभा के दलों का जो उपयुक्त स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने ही सरकार का गठन वहां किया है। पार्टी के अध्यक्ष 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 दिसंबर को ग्रहण की है। अब आते हैं मिजोरम को देखा जाए। मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी सभी 40 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 7 नवंबर को संपन्न हुआ। उत्तर भारत के चारों अन्य राज्यों की तरह वहां भी मतगणना 3 दिसंबर को ही कराने का मूल कार्यक्रम था, किंतु शनिवार को मिजो लोगों के लिए पूजा का दिन होने के कारण लोगों की मांग पर वहां मतगणना 4 दिसंबर को चुनाव आयोग के द्वारा कराई गई। ताजा चुनाव में विगत 5 वर्षों में से राज्य में जो है सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें ही इस बार प्राप्त हो सकी है, तथा पिछले 2018 के चुनाव में 8 सीटों पर विजयी रही। स्थानीय पार्टी जो है जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीट पर विजय दर्ज करके सत्ता पर कब्जा किया इस बार किया है। 2018 से पहले 10 वर्षों तक सत्ता में रह रही कांग्रेस के पिछले 2018 के चुनाव में 5 सीटों प्राप्त हो सकी थी। इस बार ताजा चुनाव में केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि 2 सीट भाजपा के लिए गया है। तो यहाँ पे जोरम पीपुल्स मूवमेंट के जो है लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाते राज्यपाल जो है हरि बाबू। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ये हम लोग देखते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम कब बना? देखिए, तो यह 1972 से 1977 तक जो थे, कौन थे? सी चुंगा मिजो यूनियन थे, जो पहले यह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था, उस समय पहला मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? सी चुंगा। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कब? 1977 में 11 मई को। 1 जून 1978 तक रहा। फिर टी सेलो जो है एमपीसी, यह जो है 1978 से बने, 1978 तक ये भी लागू रहा है टी सेलो। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1978 से 79। इसमें लगभग बता दें, राष्ट्रपति शासन जो है एक कब लागू हुआ? 1978 में, फिर 1979 में, फिर 1989 में। बस 3 बार अभी तक लग चुका है मिजोरम में राष्ट्रपति शासन। अभी वर्तमान में जो है लाल दुहोमा 8 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं मिजोरम के। मिजोरम विधानसभा की दलगत स्थिति यहाँ पे देख रहे थे 2018 और 2023 का। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पिछले वर्ष मात्र 8 था, इस बार 27 को प्राप्त किया है। मिजो नेशनल फ्रंट पिछले वर्ष 26 था, इस बार मात्र 10। भाजपा पिछले वर्ष 1 था, इस वर्ष 2 प्राप्त किया है। कांग्रेस पिछले वर्ष 5 था, लेकिन इस वर्ष मात्र 1। मिजोरम में कुल सीट कितना है? 40 पे हुआ है।
चुनाव के इन परिणामों के चलते मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथांगा, जो 2018 से मुख्यमंत्री थे, ने इस पद से त्यागपत्र 4 दिसंबर को ही दे दिया था। जेडपीएम के नेता जो है लाल दुहोमान को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ राज्यपाल हरिबाबू ने 8 दिसंबर को राजधानी आइजोल में दिलाई है। लाल दुहोमा ने मिजोरम में वित्तीय संकट से बाहर निकालने को अपनी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया है। केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की भी बात उन्होंने कही है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि 3 मंत्रियों के संसद की सदस्यता से त्यागपत्र के बाद केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में मामूली फेरबदल हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अक्टूबर-नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद इन विधानसभाओं के लिए निर्वाचित हुए हैं। इनमें 3 मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल व रेणुका सिंह भी शामिल है। इन सभी 12 सांसदों में विधानसभा की सदस्यता स्वीकार करते हुए सांसद से त्यागपत्र दिसंबर 2023 में ही दे दिए गए हैं। इनमें लोकसभा के 11 व राज्यसभा के 1 सांसद शामिल है। पहला पॉइंट देखिए कि लोकसभा से त्यागपत्र देने वाले कृषि मंत्री व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह प्रभार अब जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। अगला पॉइंट है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार कृषि व किसान कल्याण मंत्री जो है शोभा करंजलाजे को तथा जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। इन्हीं के साथ रेणुका सिंह का जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री का प्रभार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। अगला है कोच्चि शिपयार्ड में निर्माणाधीन 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट जो है परियोजना के तहत 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए कोच्चि शिपयार्ड के साथ रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध अप्रैल 2019 में किया था। इस परियोजना के 3 युद्धपोतों कौन कौन है? माहे मालवन और मैग्रोल है का जलावतरण 30 नवंबर 2023 को किया गया। नौसैनिक जो है परंपरा अनुसार नौसेना के उच्च पदाधिकारियों की पत्नियों को द्वारा ही अथर्ववेद में जो है मंगलाचरण के बीच उनका जलावतरण किया गया। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा पूरी तरह से तैयार किए जाने के बाद इन युद्धपोतों को INS माहे, INS मालवन व INS मैंग्रोल नाम से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन पोतों का यह नामकरण भारत के समुद्री तट से सटे रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर दिया गया है। इन युद्धपोतों को स्वदेशी रूप से विकसित व अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंस से लैस किया जाएगा, जिससे पानी में छिपी दुश्मन पनडुब्बियों को खोजकर मारने में यह सक्षम होंगे। इन पोतों का निर्माण 80% से भी अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। अगला है तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित। राज्यपाल ने इन्हें अब राष्ट्रपति को संदर्भित किया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयक को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक दबाए रखने के आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील हाल ही में की थी। इसमें से 2 विधेयक 2020 में
व 2 अन्य 2023 में विधानसभा के द्वारा मूलतः पारित किए गए थे। शेष 6 विधेयक 2022 में विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए इन विधेयकों को रोक रहा था। विधेयकों को बिना कोई कारण बताए रोके रखने की गंभीर चिंता का विषय शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर 2023 को ही करार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने लंबे समय से रोके हुए 10 विधेयक को पुनर्विचार के लिए नवंबर 2023 में ही लौटा दिया था। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने विधानसभा के विशेष अधिवेशन 18 नवंबर को आहूत कर राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए इन विधेयकों को पुनः पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के सदन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह अपनी मंजूरी नहीं रोक सकते, किंतु राज्यपाल RN रवि ने इन्हें अब राष्ट्रपति को 30 नवंबर 2023 को संदर्भित कर दिया है। अगला है 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं व उनके परिणाम स्वरूप मौतों की संख्या में वृद्धि हुआ है। सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय का रिपोर्ट जारी किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान देश में हुए सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणाम स्वरूप हुए मौतों के संबंध में सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय के द्वारा की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 के शीर्षक से हाल ही में जारी किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट बताया गया है कि वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटना के साथ साथ इन दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें दोनों ही वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितना है 4,12,432, जबकि 2022 में बढ़कर कितना हो गया 4,61,312 रही। इस रिपोर्ट में बताया गया है देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कुल संख्या जो है 2021 में कितना था 1,53,972, जबकि 2022 में 1,68,491 रही है। हाल ही के वर्षों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या व उनके परिणाम स्वरूप मौतों का यहाँ पे आंकड़ा दिया है। 2018 में क्या था, 2019 में, 2020, 21 और 22 में क्या है। तो 22 का ध्यान रखिए ज़्यादा। तो मृतकों की संख्या कितना है लगभग 1,68,491 है और सड़क दुर्घटना 4,61,312 है। सड़क मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 के अंत में देश में सड़क की कुल लंबाई कितना है लगभग 64 लाख वर्ग किलोमीटर थी, जिसमें लगभग 1.25 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग तथा लगभग 61 लाख किलोमीटर अन्य सड़कें जो जिला सड़कें, ग्रामीण, शहरी सड़कें, परियोजना सड़कें थी। इस प्रकार कुल सड़क मार्ग जो है लगभग 2% राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 3% राजमार्ग और 95% अन्य सड़कें थी। इसके बावजूद 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाएं जो है लगभग 33% राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। सड़क मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों में लगभग 20% मौत पैदल चलने वालों की, लगभग 3% साइकिल सवार, लगभग 45% दो पहिए वाले की। इस प्रकार सड़क दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना में हुई कुल मौत में लगभग 67% मौतें इन श्रेणी में हुई है। संदर्भित वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 67% 18 से 45 वर्ष वो आयु के वर्ग के हैं। 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे शिकारों की संख्या कुल मौतों का लगभग 84% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के दौरान सड़क दुर्घटना में मरने वाले लगभग 87% पुरुष और 14% महिलाएं थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ है, जबकि
दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुई मौत की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में रही है। अगला है, निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया है कानून, जो उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पहले लाया गया कानून पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को ही रद्द कर दिया है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों को 75% कोटा प्रदान करने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा ने 2 मार्च 2021 को पारित किया था। 2021 को उसी वर्ष 2 नवंबर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया था। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इन चुनौती पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसके लागू होने पर अंतिम रोक जो है 2 फरवरी 2022 को आरोपित की थी, जिसे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि हटा दिया, किंतु साथ ही सभी पक्षों की सुनवाई कर 4 सप्ताह में निर्णय सुनाने को उच्च न्यायालय को कहा था। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उपयुक्त कानून को रद्द करने का फैसला पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को सुनाया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा राज्य सरकार ने की है। आरक्षण के लिए लाए गए कानून के विरुद्ध दायर याचिका में उद्योग जगत के संगठन ने ही यह आवाज उठाई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से उद्योगों का विस्थापन हो सकता है, साथ ही इससे वास्तविक कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। याचिकाओं में कहा गया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती है। योग्यता के बदले रियायती आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी देना रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा और इस कारण राज्य में इंडस्ट्री अशांतित भी हो सकती है। अगला बनता है, बिहार में आरक्षण अब 50% से बढ़कर 65%। आर्थिक दृष्टि से कमजोरों के लिए 10% का आरक्षण अलग। जातिगत गणना के परिणाम आने के बाद बिहार में राज्य सरकार की नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि की गई है, जिससे यह कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत अलग से है और विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में इस वृद्धि के लिए बिहार आरक्षण संशोधक विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा नवंबर 2023 में ही पारित किया गया है। दोनों सदनों के द्वारा क्रमशः 9 और 10 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अनुमोदन 17 नवंबर को प्रदान किया था, जिसके बाद इस अधिनियम को गजट में भी अधिसूचित कर दिया गया। अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% हो गया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण अलग से है। इसे मिलाकर राज्य में कुल आरक्षण अब 75% हो गया है। बिहार में आरक्षण के संशोधन का प्रावधान, यहाँ पे वर्ग श्रेणी दिया है। आरक्षण का पहला प्रावधान और संशोधित जो प्रावधान है यहाँ पे देख सकते हैं। एसटी जो आरक्षण का पहला प्रावधान 16, एसटी 1, पिछड़े वर्ग ओबीसी जो है 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 18 और पिछड़ी जाति की महिलाएं जो है बीसीओ में 3 है। टोटल कितना पिछले 50 अब जो है 65 मिला हुआ है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर के लिए उसको और 10 को एक्स्ट्रा मिला हो, लगभग 75%। संशोधित प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20%, जनजातियों के लिए
जनजातियों के लिए यह 1% से बढ़कर 2, पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 12 से बढ़कर 18 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है 18 से बढ़कर 25 कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लिए 10% को और आरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार के जातिगत गणना 2023 में राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 20% तथा जनजाति की संख्या लगभग 2% पाई गई है। इसी के आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है क्रमशः 20% व 2% किया गया है। पिछड़े वर्गों की जनसंख्या जो है लगभग 27% जातिगत गणना में पाई गई है, किंतु इसके लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18% जहां किया गया, वहीं अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में 36% के लिए आरक्षण 18 से बढ़ाकर 25% किया गया है। गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल हो गया। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में दिसंबर 2023 में सम्मिलित किया है। इस आशय का निर्णय जो है अमृत सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति को बोत्सवाना में कसाने में 5 से 8 दिसंबर 2023 को संपन्न बैठक में लिया गया। गुजरात का गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की इस सूची में शामिल की जाने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हुए दिसंबर 2021 में यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत के जो अन्य पर्व व कलाएं यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल हैं। उनमें रामलीला, केरल के कुट्टुयट्टम नृत्य, उत्तराखंड के सुलूर एवं डुंगरा रम्मन पूजा, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया समुदाय के कालबेलिया लोक नृत्य एवं गीत, केरल के मुदुरियेतु रंगमंच, लद्दाख के बौद्ध जप, मणिपुर का परंपरागत संकीर्तन, पंजाब के एक समुदाय विशेष की पित्तल एवं तांबे के बर्तन बनाने का परंपरा, कला तथा युग आदि शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय वैध, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। जम्मू कश्मीर के मामले में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार को 5 अगस्त 2019 के फैसले को वैध ठहराया है तथा इस अनुच्छेद को निरस्त करने के सरकार के फैसले के विरुद्ध दायर की गई याचिका को 11 दिसंबर 2023 के फैसले में खारिज कर दिया गया। 2019 में दायर किए गए 23 याचिका पर 16 दिन सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2023 को इन पर अपना फैसला पीठ ने सुरक्षित रख लिया था, जो 11 दिसंबर 2023 को सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति VR गवई और सूर्यकांत सहित 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने 3 हिस्सों में यह फैसला सुनाया है। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और अन्य कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दबे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी अदालतें पेश की हैं। पीठ के 11 दिसंबर 2023 के फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 370 मामले 5 अगस्त 2019 को जो फैसला केंद्र सरकार ने किया था वही बरकरार रहेगा। मुख्य न्यायाधीश के फैसले में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था तथा जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता समाप्त हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को
लेकर फैसला सुनाने का पूरा अधिकार था। अपने इस फैसले में जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा प्रदान करने का 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराने के निर्देश भी शीर्ष अदालत ने दिए हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 17वें दिन वहां से सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक भाग 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन ढह जाने से 41 श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। वहां बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रशासन के द्वारा किए गए अथक प्रयास अंततः 17 दिन कामयाब हुए तथा 28 नवंबर को उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल संलग्न दलों को प्राप्त हुई। फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाने के लिए अंदर सूखे भोजन आदि पाइप के जरिए व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दल व बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आदि के साथ विदेश विशेषज्ञों की टीम भी युद्ध स्तर पर संलग्न रही। ऑपरेशन सिलक्यारा की यह कामयाबी का अंतिम श्रेय रैट माइनर्स जिन्हें एक दशक पूर्व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने प्रतिबंध कर दिया था को प्राप्त हुआ है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड और SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम और THDC तिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NHIDCP नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC ITBP थल सेना वायु सेना सहित प्रशासन की अनेक इकाइयों को महत्वपूर्ण योगदान इससे रहा है। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ है? गोवा में संपन्न हुआ है 54वां अंतर्राष्ट्रीय। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वहां का किए हैं, जो कौन है वर्तमान में? डॉक्टर प्रमोद सावंत है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किए हैं वहां पे। माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, श्रेया घोषाल, पंकज त्रिपाठी, सुखविंदर सिंह आदि कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत हुए। भारतीय सिनेमा जगत के लिए माधुरी दीक्षित का विशेष सम्मान दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान से सम्मानित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश भर से चुने हुए 75 महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं को 75 क्रिएटिव्स माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता के माध्यम से महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। इसके लिए 48 घंटे में एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती का शुभारंभ सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया। स्टुअर्ट गैट के द्वारा निर्देशित ब्रिटिश ड्रामा फिल्म कैचिंग डस्ट एक महोत्सव के उद्घाटन फिल्म थी, जबकि रॉबर्ट कोलोडनी के द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म द फेदरवेट महत्व की समापन फिल्म थी। हॉलीवुड की फिल्म निर्देशक माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार समापन समारोह में प्रदान किया गया। 9 दिन चले इस महोत्सव का 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सहित 105 देशों की 270 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव के प्रतियोगिता खंड में 12 विदेशी व 3 भारतीय फिल्म सहित 15 फीचर फिल्म शामिल थी। 3 भारतीय फिल्म कांतारा, सना व मीरबिन थी।
इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार महोत्सव में शुरू किया गया, जिसके लिए राजकुमार हिरानी को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय जूरी अध्यक्ष जो है भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर चेयरपर्सन थे। महोत्सव के पुरस्कार का वितरण जो है 28 नवंबर को समापन समारोह में हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर जो है ईरान के अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म जो है एंडलेस बॉर्डर्स के लिए दिया गया। बुल्गारिया फिल्म जो है बलगाज लेसन्स के निर्देशक के लिए जो निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार रजत मयूर के साथ दिया गया। फिल्म जो है एंडलेस बॉर्डर्स के में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ईरानी अभिनेता जो है प्यूरिया रहीमी सैम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर फ्रांसीसी फिल्म जो है पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका के लिए फ्रांसीसी अभिनेत्री जो है मिलेनी थियरी को दिया गया। जूरी का विशेष पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए दिया गया। शांति, अहिंसा व सहिष्णुता फिल्म टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन व यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया। एंथनी चेन के द्वारा निर्देशित ब्रिटेन, फ्रांस व ग्रीस की संयुक्त फिल्म जो है ड्रिफ्ट के लिए प्रदान किया गया है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार सीरिया के निर्देशक जो है रेगर आजाद काया को फिल्म व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए दिया गया। इस महोत्सव में इस वर्ष पहली बार ही शुरू किया गया सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार दीपक कुमार मिश्रा के द्वारा निर्देशित पंचायत सीजन 2 के लिए दिया गया है। संसद पर आतंकी हमले के बरसी के दिन दर्शक दीर्घा से कूदे 2 युवक के द्वारा लोकसभा में स्मोक स्प्रे, देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा में चूक हुई है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद परिसर में लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह 13 दिसंबर 2023 को उस समय लग गया जब दोपहर 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 युवक ने लोकसभा में कूद कर छुप कर लाए कलर स्मोक क्रैकर के जरिए हल्के पीले रंग का जो है स्प्रे सदन में ऐसे समय पर कर दिया जब सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही थी। इस दुस्साहसिक घटना से सदन में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के कुछ ही मिनट के बाद संसद भवन की बाउंड्री के बाहर एक अन्य युवक व एक युवती जिनके नाम अनमोल शिंदे व नीलम बताए गए हैं ने नारेबाजी के साथ वहां वैसा ही स्प्रे किया। दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदने वाले युवक सागर शर्मा व मनोरंजन ही थे। इन चारों के साथ इस साजिश में शामिल 2 अन्य युवक विक्रम और ललित झा थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। संसद भवन परिसर में विशेषतः कार्यशील लोकसभा में स्मोक गन के जरिए धुआं फैलाने की यह घटना संसद भवन परिसर 13 दिसंबर 2001 को भीषण आतंकी हमले जिसमें पुलिस के 5 जवानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी, बरसी पर हुई इस घटना का संसद परिसर में हुआ। तिथिवार जो है संक्षिप्त घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। नवंबर 2023 में क्या हुआ। ओबेरॉय होटल समूह के पृथ्वीराज सिंह जो है ओबेरॉय का निधन हो गया 14 नवंबर को। सहारा समूह संस्थापक उद्यमी सुबेरत राय का निधन 15 नवंबर को। जनजातीय के विकास हेतु PM जनमन योजना का प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा। PM किसान योजना का 15वीं किस्त जारी किए। 17 नवंबर को बिहार में जातिगत आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने का संशोधन विधेयक पारित किया गया। 19 नवंबर को प्रयागराज में 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन संपन्न हुआ।
वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कोरोना युद्धकों के प्रतिनिधियों के लिए किया गया। 20 नवंबर को भारत की एकता का पूर्व कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी पुरस्कार। 21 नवंबर को चेन्नई में ख्याति प्राप्त नेत्र चिकित्सा डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का निधन 23 नवंबर को। मीराबाई की स्मृति पर 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया। उत्तरकाशी 28 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों को 17 दिन के बाद सुरक्षित निकाला गया। 29 नवंबर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब कब तक कर दिया गया? 2028 तक, 31 दिसंबर 2028 तक। 30 नवंबर को 2023 से 24 की दूसरी तिमाही जो है जीडीपी में 7.6% की वृद्धि NSO का आंकड़ा जारी किया गया। दिसंबर में देखते हैं। 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की तथा तेलंगाना में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 4 दिसंबर को मिजोरम में स्थानीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट को स्पष्ट बहुमत मिली। वायुसेना के एक प्रशिक्षु विमान आंध्र प्रदेश में मेरठ जिले में दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट की मृत्यु। सतह से सतह पर मार करने वाले अग्नि 1 का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण। कांग्रेस के श्री सेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद पे शपथ लिए हैं। 8 दिसंबर को जैड पीएम के लाल दुमोहा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 23 से 24 पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति में भी बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रहा है। 10 दिसंबर को पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 को हटाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में रद्द हो गई। 13 दिसंबर को भाजपा के श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। भाजपा के श्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। भाजपा के श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लिए हैं। 15 दिसंबर को इस घटना के कुछ ही मिनट बाद संसद जो ये घटना हुआ था, स्प्रे जो फेंका गया था संसद में, आतंकी हमले, इस घटना के कुछ मिनट बाद ही संसद भवन की बाउंड्री के बाहर एक अन्य युवक और युवती जिनके नाम अनमोल सिंधे नीलम बताए गए नारेबाजी के साथ वैसे ही स्प्रे कर रहे थे, इनको भी पकड़ लिया गया। इन सभी को 2001 में भी ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सुरक्षा में बड़ी चूक आई है। इससे किसी गहरे षड्यंत्र की संभावना होने की आदि सभी पहलुओं की गहन जांच यदि सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार में किए युवकों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। 13 दिसंबर 2023 को उपयुक्त घटना देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली इमारत की सुरक्षा में चूक की एक चिंतनीय उदाहरण है। तो ऐसे हम लोग ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को परिदृश्य को लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।